अब अर्बन नक्सल से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए। आज सुप्रीम कोर्ट में भीमा कोरेगांव से जुड़े मामले की सुनवाई हुई, जिसे आप अर्बन नक्सल के नाम से भी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 12 सितंबर तक स्थगित कर दी है और यह आदेश दिया है कि 12 सितंबर तक इन सभी को घर में ही नजरबंद रखा जाए, गिरफ्तार ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस को कड़ी फटकार भी आज लगाई है। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जब हो रही थी तो क्या क्या हुआ। आज कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के वकील तुषार मेहता ने इतिहासकार रोमिला थापर और अन्य बुद्धिजीवियों की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका नहीं लगाई है। अगर कल वो ये कहने लगे कि हमने सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका लगाई ही नहीं और हमने कोर्ट से कोई मांग ही नहीं की, तब क्या होगा? क्योंकि जितने लोगों ने ये याचिका लगाई है उनका गिरफ्तार किए गए लोगों से कोई लेना देना नहीं। महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि अगर इस याचिका पर सुनवाई हुई तो ये एक गलत परंपरा होगी। अगर ऐसा हुआ तो अपराध के मामले में भी गिरफ्तारी होने पर उस वर्ग या समुदाय के बाकी लोग कोर्ट आना शुरू कर देंगे और कोर्ट से यही बात कहना शुरू कर देंगे कि इनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगाइए। आसान भाषा में कहें तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि यह याचिका उनकी नहीं है जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, इसलिए इस पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। अगर सुनवाई हुई तो अपराध के मामलों में भी ऐसी ही परंपरा शुरू हो जाएगी। महाराष्ट्र सरकार का पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान पर ऐतराज जताया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने पुलिस कमिश्नर के उस बयान पर नाराजगी जताई जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वो अपने पुलिस अधिकारियों को अपनी हद में रखे, क्योंकि पुलिस अधिकारी प्रेस से बात कर रहे हैं और ऐसे इशारे दे रहे हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट गलत हो। हम नहीं चाहते कि आपके पुलिस अफसर हमसे कहें कि हम गलत हैं। मामले पर असर डालने के लिए आप लोगों की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर रहे हैं, इससे लोगों की प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट की इन सख्त टिप्पणियों के बाद महाराष्ट्र सरकार के वकील तुषार मेहता ने घटना पर खेद जताया। तब तक लंच का समय हो गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई 12 सितंबर तक टाल दी। आज की सुनवाई के बाद नक्सलियों से संबंध के आरोप में पहले गिरफ्तार और फिर नजरबंद हुए 5 बुद्धिजीवियों को 6 दिनों की राहत और मिल गई है, क्योंकि सुनवाई अब 12 सितंबर तक टल गई है और इसका मतलब यह है कि उन्हें 12 सितंबर तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा और वो लोग अपने अपने घरों में ही रहेंगे। अगर देखा जाए तो अब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुद्धिजीवियों के तर्कों पर गंभीरता दिखाई है। अब ये देखते हैं कि इतिहासकार रोमिला थापर और अन्य बुद्धिजीवियों की याचिका पर सुनवाई में आरोपियों के पक्ष से वकील कौन कौन है, यानी इन आरोपियों का केस कौन कौन लड़ रहा है। देश के जाने माने वकीलों की एक टीम नक्सलियों से संबंध रखने के आरोपी बुद्धिजीवियों का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रख रही है। इस टीम की तरफ से मुख्य दलीलें मशहूर वकील अभिषेक मनु सिंघवी रखते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी देश के बहुत जाने माने वकील हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक सुनवाई में 20 लाख रुपए तक या उससे भी कुछ ज्यादा की फीस लेते हैं। एक सुनवाई की फीस लेते हैं करीब 20 लाख रुपए। वैसे अब तक इस मामले में 2 सुनवाई हो चुकी हैं। इस हिसाब से अब तक अकेले अभिषेक मनु सिंघवी की फीस ही 40 लाख रुपए हो चुकी होगी और जो बाकी वकील होंगे उनकी फीस अलग। अब सवाल यह है कि ये 40 या 50 लाख रुपए की फीस किसने दी? ये पैसा याचिकाकर्ताओं के पास कहां से आया? क्योंकि ये सारे याचिकाकर्ता अपने आप को बुद्धिजीवी बताते हैं, इंटेलेक्चुअल्स बताते हैं, ये कोई उद्योगपति नहीं है। इनके पास 50 लाख रुपया कहां से आया? या फिर अभिषेक मनु सिंघवी मुफ्त में अपनी सेवाएं इन्हें दे रहे हैं? यही 2 बातें हो सकती हैं। या तो सिंघवी साहब अपनी फीस ले रहे हैं जो कि 2 सुनवाई की बनती है 40 लाख, या फिर सिंघवी साहब इन लोगों को अपनी सेवाएं मुफ्त दे रहे हैं। यहां हम बुद्धिजीवियों के एक विशेष वर्ग से कुछ सवाल भी पूछना चाहते हैं। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में
खुद से कोई याचिका दायर नहीं की है और ना ही सुप्रीम कोर्ट से कोई मांग की है, तो देश के प्रसिद्ध वकीलों की टीम अपनी फीस किन लोगों से लेगी? उन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से जिन पर नक्सलियों से संबंध होने के आरोप लगे हैं, या फिर उन बुद्धिजीवियों से जो इन आरोपियों के पक्ष में खड़े हुए हैं? एक और बात, देश में करीब 3.5 करोड़ से ज्यादा मामले अलग अलग अदालतों में पेंडिंग हैं, उनकी सुनवाई रुकी पड़ी है या फैसला रुका पड़ा है। कितने ही ऐसे गरीब लोग हैं जो पैसा ना होने की वजह से अपना केस कभी लड़ नहीं पाते। क्या बुद्धिजीवी ये सारे लोग उन गरीबों के लिए भी पैसा खर्च करेंगे? उन गरीबों के लिए भी ऐसे 50-50 लाख रुपए इकट्ठा करके उनके लिए खर्च करेंगे, या उनके हृदय की विशालता सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन पर नक्सलियों से लिंक होने के आरोप हैं? ये कुछ विरोधाभास हैं जो इस केस से सामने आते हैं और जो आप तक आज हम पहुंचा रहे हैं। आज हम देश से एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं। देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या सिर्फ सेना, सुरक्षा बल, पुलिस, सरकार और मीडिया की नहीं है? देश की एकता और अखंडता और सुरक्षा की जिम्मेदारी देश के वकीलों को भी उठानी चाहिए। ये सारी जिम्मेदारी आपने सरकार का जो तंत्र है, सेना और पुलिस पर कैसे छोड़ दी, या अदालतों पर कैसे छोड़ दी? ये जो जिम्मेदारी है ये वकीलों की भी है, क्योंकि वकील भी इसी देश के नागरिक हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा गांधी भी एक वकील थे और मोहम्मद अली जिन्ना भी एक वकील थे। महात्मा गांधी ने अपने कानून के ज्ञान का इस्तेमाल अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए किया और मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने इस ज्ञान का इस्तेमाल अंग्रेजों के साथ मिलकर देश को तोड़ने के लिए किया। दोनों ही वकील थे, लेकिन दोनों ने अपनी वकालत का इस्तेमाल, अपने ज्ञान का इस्तेमाल अलग अलग दिशाओं में किया। हम भी आज देश के जाने माने और बड़े बड़े वकीलों से ये आज कहना चाहते हैं कि वो देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को समझें। आप ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते कि हम तो पेशेवर वकील हैं और कोई भी हमारी सेवाएं ले सकता है। यहां मैं एक जिम्मेदार पत्रकार और नागरिक होने के नाते अपनी भी एक असहमति दर्ज करवाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाए हैं, लेकिन कोर्ट उस अभूतपूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भूल गया जो खुद सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने की थी। तब सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज ने खुलकर इन जजों की आलोचना, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आलोचना नहीं की थी।